चैप्टर 16 CRPC कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मजिस्ट्रेट्स। तो मजिस्ट्रेट के सामने जब प्रोसीडिंग शुरू होती है तो उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कशन है। सेक्शन 204 इशू ऑफ प्रोसेस। इसमें सब सेक्शन 1 में है कि मजिस्ट्रेट अगर किसी ऑफेंस में कॉग्निजेंस ले रहे हैं और उसमें उनका ये ओपिनियन है कि इसमें सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीड करने के लिए, तो क्लॉज ए में है कि अगर वो समन केस है तो मजिस्ट्रेट समन इशू करेंगे अक्यूज्ड को कोर्ट में अपीयर होने के लिए। और क्लॉज बी में है कि अगर वो वारंट केस है तो मजिस्ट्रेट वारंट इशू करेंगे, या उनको लगता है कि समन इशू किया जाना चाहिए भले ही वारंट केस है तो वो समन इशू करेंगे उसमें उस अक्यूज़ को कोर्ट के सामने अपीयर होने के लिए। और अगर उनके पास ज्यूरिसडिक्शन है तो उनके सामने अपीयर होगा वो अक्यूज़ड। अगर उनके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो उस मजिस्ट्रेट के सामने जिनके पास ज्यूरिसडिक्शन है वहाँ पे अपीयर होगा वो अक्यूज़ड। अब एक केस है के सीतारमन वर्सेस CFL कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। इसमें है कि यदि मजिस्ट्रेट इस बात से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि उसमें सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीड करने के लिए, सफिशिएंट मटेरियल है जो इशू ऑफ प्रोसेस को जस्टिफाई करे, तो वो इशू ऑफ प्रोसेस का ऑर्डर नहीं देंगे। इसमें आगे है कि मजिस्ट्रेट के पास वाइड डिस्क्रिशनरी पावर है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर है इस बात को ग्रांट करने के लिए या रिफ्यूज़ करने के लिए कि इशू ऑफ प्रोसेस का ऑर्डर दिया जाना चाहिए कि नहीं। और जब भी मजिस्ट्रेट इस पावर को एक्सरसाइज करते हैं उनको विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ इस पावर को एक्सरसाइज करना चाहिए। अब है सबसेक्शन 2। इसमें है कि नो समन और वारंट शैल बी इशूड अगेंस्ट द अक्यूज अंडर सबसेक्शन 1 अंटिल अ लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस हैज़ बीन फाइल्ड। तो इसमें है कि सबसेक्शन 1 में मजिस्ट्रेट जो इशू ऑफ प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, जो समन या वारंट भेज रहे हैं, वो तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की लिस्ट जो है मजिस्ट्रेट के सामने फाइल नहीं की गई है। तो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की लिस्ट जब मजिस्ट्रेट के सामने फाइल की जाएगी उसके बाद ही मजिस्ट्रेट इशू ऑफ प्रोसेस का ऑर्डर देंगे, समन या वारंट इशू करेंगे। अब है सबसेक्शन 3। इसमें है कि इन अ प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ कंप्लेंट मेड इन राइटिंग। तो अगर मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट आई है राइटिंग में जिस पे वो प्रोसीडिंग शुरू कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी समन या वारंट जब मजिस्ट्रेट सबसेक्शन 1 में भेजेंगे अक्यूज़ को अपीयर होने के लिए, तो जब भी वो समन या वारंट भेजेंगे तो उस कंप्लेंट को जो राइटिंग में की गई है उसको भी उसके साथ एनक्लोज करके तब वो समन या वारंट भेजेंगे। तो उस समन या वारंट के साथ उस कंप्लेंट की कॉपी जो राइटिंग में की गई है कंप्लेंट, उसकी भी कॉपी उसके साथ एनेक्स करके भेजी जाएगी। अब है सबसेक्शन 4। इसमें है कि व्हेन बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एनी प्रोसेस फीस और अदर फीस आर पेएबल नो प्रोसेस शैल बी इशूड अंटिल द फीस आर पेड। तो इसमें है कि अगर किसी लॉ में कोई प्रोविज़न है और उसमें है कि जब भी कोई कंप्लेंट किया जाएगा उसमें प्रोसेस फीस या कोई और फीस पे किया जाएगा, तो जब तक वो फीस पे नहीं की जाती है तब तक उसमें कोई भी प्रोसेस इशू नहीं किया जाएगा। मतलब उसमें इशू ऑफ प्रोसेस का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, मतलब नहीं उसमें समन या वारंट कुछ भी उसमें नहीं इशू किया जाएगा। आगे कि इफ़ सच फीस आर नॉट पेड विद इन अ रीजनेबल टाइम द मजिस्ट्रेट में डिसमिस द कंप्लेंट। तो बोल रहे हैं कि अगर कोई रीजनेबल टाइम है, उस रीजनेबल टाइम में वो फीस नहीं पे की गई है तो मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट को डिसमिस कर देंगे। अब है सबसेक्शन 5। इसमें है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 87। तो इसमें है कि जो सेक्शन 87 का प्रोविज़न है वो इस सेक्शन के प्रोविज़न से अफेक्ट नहीं होगा। तो इस सेक्शन में जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं वो सेक्शन 87 के प्रोविज़न को कहीं से अफेक्ट नहीं करेंगे। तो सेक्शन 87 में है कि अगर कोई कोर्ट हुई इज़ एम्पावर्ड बाय CRPC वो समन इशू करते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि इसमें वारंट इशू किया जाना चाहिए उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, तो अपना रीज़न रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद उस समन की जगह पे वारंट इशू कर देंगे। तो ये जो प्रोविज़न है, ये जो पावर है उस कोर्ट की, वो अफेक्ट नहीं होगा इस सेक्शन से। तो इस सेक्शन में जो 204 में जो भी प्रोविज़न है वो अफेक्ट नहीं करेंगे सेक्शन 87 के प्रोविज़न को। तो कोर्ट को जब भी लगता है उन्होंने समन इशू किया और उसके बाद उनको लगता है कि वारंट इशू करना चाहिए उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, तो वो समन की जगह पे वारंट इशू कर सकते हैं। अब है सेक्शन 205 मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड। इसमें सबसेक्शन 1 में है कि जब कभी मजिस्ट्रेट समन इशू करते हैं और उसमें उनको लगता है कि उस अक्यूज्ड को पर्सनली अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है कोर्ट में, तो वो उसकी पर्सनल अटेंडेंस को मना कर सकते हैं और उसकी जगह पे उसके प्लीडर को कोर्ट में अपीयर होने के लिए परमिट कर सकते हैं। तो उसकी जगह पे उसके प्लीडर अपीयर होंगे। अब है सबसेक्शन 2। इसमें है कि बट द मजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग द केस में इन हिज डिस्क्रिशन एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स डायरेक्ट द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड एंड इफ नेसेसरी एनफोर्स सच अटेंडेंस इन द मैनर हियर इन बिफोर प्रोवाइडेड। तो बोल रहे हैं कि लेकिन सबसेक्शन 1 में जो मजिस्ट्रेट उसकी पर्सनल अपीयरेंस को मना कर दिए, पर्सनल अटेंडेंस को, और उसकी जगह पे प्लीडर अपीयर हो रहे थे, वही फिर उनको एट सम स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग उनको लगा कि उस
अक्यूज्ड को पर्सनली अपीयर होना चाहिए तो वो उस अक्यूज्ड को डायरेक्ट कर सकते हैं पर्सनली अपीयर होने के लिए और उसकी पर्सनल अटेंडेंस को एनफोर्स कर सकते हैं उस जब किसी भी स्टेज पे, प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पे जब उनको लगता है। अब है सेक्शन 206 स्पेशल समन्स इन केसेस ऑफ पिटी ऑफेंस। तो इसमें सबसेक्शन 1 में है कि अगर मजिस्ट्रेट किसी पिटी ऑफेंस में कॉग्निजेंस ले रहे हैं और उसमें उनका ये ओपिनियन है कि ये ऑफेंसेस जो है अंडर सेक्शन 260 और 261 में समरली डिस्पोज ऑफ किए जा सकते हैं, तो 260 है कि एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जिनको हाई कोर्ट ने एम्पावर किया है वो सर्टेन ऑफेंसेस को समरली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। या 261 में है कि एनी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास जिनको हाई कोर्ट ने पावर कन्फर की है वो सर्टेन ऑफेंसेस को समरली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो अगर कोई मजिस्ट्रेट किसी पिटी ऑफेंस में कॉग्निजेंस ले रहे हैं और उनके पास ये ओपिनियन है कि वो ऑफेंसेस समरली डिस्पोज ऑफ किए जा सकते हैं अंडर सेक्शन 260 और 261 में, और उसमें उनके पास कोई कंट्रेरी ओपिनियन नहीं है, अगर उनके पास कोई कंट्रेरी ओपिनियन है तो उसको राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, अगर नहीं है तो फिर वो मजिस्ट्रेट शैल इशू समन्स टू द अक्यूज्ड रिक्वायरिंग हिम either to appear in person or by pleader before magistrate on a specified date। तो मजिस्ट्रेट जो है सम्मन इशू करेंगे उस पर्सन को पर्सनली अपीयर होने के लिए और बाय प्लीडर, तो वो उसको सम्मन इशू किया जाएगा उस पर्सन को पर्सनली अपीयर होने के लिए और या प्लीडर के थ्रू अपीयर होने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने। और if he desires to plead guilty to the charge without appearing before the magistrate to transmit before the specified date by post or by messenger to the magistrate the said plea in writing and the amount of fine specified in the summons। या अगर वो पर्सन जिसको समन इशू किया गया पिटी ऑफेंसेस में और उसमें मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये ऑफेंसेस जो है समरली डिस्पोज ऑफ किए जा सकते हैं अंडर सेक्शन 260 और 261 में, उसमें समन भेजा गया और जिसको भेजा गया जिस पर्सन को वो अगर अपीयर होने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पर्सनली या प्लीडर के थ्रू उसमें अगर वो गिल्टी प्लीड करना चाहता है विदाउट अपीयरिंग बिफोर मजिस्ट्रेट, बिना मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हुए गिल्टी प्लीड करना चाहता है, तो वो जो अमाउंट ऑफ फाइन उसमें मेंशन है उस संबंध में वो और प्ली ऑफ गिल्टी राइटिंग में प्ली ऑफ गिल्टी और वो अमाउंट ऑफ फाइन बाय पोस्ट और बाय मैसेंजर उस स्पेसिफाइड डेट के पहले मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। Or if he desires to appear by pleader and to plead guilty to the charge through such pleader, to authorize in writing the pleader to plead guilty to the charge on his behalf and to pay the fine through such pleader। या अगर वो प्लीडर के थ्रू अपीयर होना चाहता है और गिल्टी प्लीड करना चाहता है उन चार्जेस में, जो चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए हैं जो मेंशन है उस संबंध में, तो वो अपना प्लीडर राइटिंग में अथराइज करेगा और उसके जो प्लीडर है उसकी जगह पे कोर्ट में अपीयर होंगे गिल्टी प्लीड करने के लिए जो, और जो अमाउंट ऑफ फाइन है वो पे करने के लिए, वो भरने के लिए जो फाइन है उसके लिए वो जो प्लीडर है वो अथराइज किए जाएंगे उस पर्सन के द्वारा और वो कोर्ट में अपीयर होंगे उसकी जगह पे और वो गिल्टी प्लीड करेंगे और वो अमाउंट ऑफ फाइन भी कोर्ट में भरेंगे उसकी जगह पे। अब है प्रोविजो में है कि प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन सच सम्मन शैल नॉट एक्सीड 1000 रुपीज़। तो इसमें है कि जो अमाउंट ऑफ फाइन मेंशन होगा सम्मन में वो 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब है सबसेक्शन 2, इसमें है कि जो पिटी ऑफेंसेस है वो ऑफेंसेस, पिटी ऑफेंसेस का मतलब है कि वो ऑफेंसेस जिसमें पनिशमेंट 1000 रुपये से ज़्यादा की नहीं है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफेंस सो पनिशेबल अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। और वो ऑफेंसेस जो मोटर व्हीकल एक्ट में है वो इसमें पिटी ऑफेंस में इंक्लूड नहीं होते हैं, या कोई और लॉ में वो ऑफेंसेस जिसमें कि ये प्रोविज़न है कि अगर अक्यूज्ड पर्सनली अपीयर नहीं होगा, उसकी एब्सेंस होती है अगर प्ली ऑफ गिल्टी में, अगर वो गिल्टी प्लीड करना चाहता है तो उसको खुद ही अपीयर होना पड़ेगा कोर्ट में, और अगर उसकी एब्सेंस होती है तो उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा उन ऑफेंसेस में। तो ऐसा कोई प्रोविज़न है अगर किसी लॉ में तो वो भी जो है पिटी ऑफेंस में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो वो ऑफेंसेस जो मोटर व्हीकल एक्ट में है और उन ऑफेंसेस में जिसमें प्ली ऑफ गिल्टी के लिए अगर अक्यूज्ड एब्सेंट रहता है, अगर वो खुद नहीं अपीयर होता है तो उसको कन्विक्ट कर दिया जाता है, तो ये दोनों जो है पिटी ऑफेंसेस में नहीं आएंगे। वो ऑफेंसेस आएंगे जिनमें सिर्फ फ़ाइन है और वो भी 1000 रुपये से ज़्यादा की फ़ाइन नहीं है, वो ऑफेंसेस पिटी ऑफेंसेस माने जाएंगे। अब है सबसेक्शन 3, इसमें है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके किसी भी मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर सकते हैं सबसेक्शन 1 की पावर को एक्सरसाइज करने के लिए। सबसेक्शन 1 की पावर वही जो ऑफेंसेस समरली डिस्पोज्ड ऑफ किए जा सकते हैं अंडर सेक्शन 260 और 261 में, उसमें मजिस्ट्रेट सम्मन भेजेंगे।
अक्यूज को अपीयर होने के लिए खुद से या प्लीडर के थ्रू फिर वो गिल्टी प्लीड कर सकता है खुद से या प्लीडर के थ्रू। तो जो सबसेक्शन 1 की पावर को एक्सरसाइज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के द्वारा किसी भी मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर सकते हैं। किस ऑफेंसेस में? उन ऑफेंसेस में जो अंडर सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी कंपाउंडेबल है। तो जब हम 320 ऑफ सीआरपीसी देखेंगे तो उसमें कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में डिस्कशन है। तो उन ऑफेंसेस में जो 320 में कंपाउंडेबल है उसमें मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके सबसेक्शन 1 की पावर को एक्सरसाइज करने के लिए। और कौन से ऑफेंसेज है? और वो ऑफेंसेस जिसमें 3 महीने की पनिशमेंट है विद फाइन और बोथ है, और उसमें मजिस्ट्रेट को लगता है कि सिर्फ फाइन इम्पोज करने से दैट वुड मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, तो उन ऑफेंसेस में भी स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके किसी मजिस्ट्रेट को स्पेशली एम्पावर कर सकते हैं सबसेक्शन 1 की पावर को एक्सरसाइज करने के लिए। अब है सेक्शन 207, इसमें है सप्लाई टू द अक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें है कि इन एनी केस वेयर द प्रोसीडिंग हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। तो इसमें है कि किसी केस में अगर प्रोसीडिंग पुलिस रिपोर्ट पे शुरू की गई है तो उसमें मजिस्ट्रेट बिना डिले किए हुए अक्यूज्ड को उन सब की कॉपीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। जिनकी जो कॉपीज़ प्रोवाइड करवाएंगे वो है क्लॉज 1 में है पुलिस रिपोर्ट, क्लॉज 2 में है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की कॉपी, क्लॉज 3 वो सभी स्टेटमेंट्स जो सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 161 में रिकॉर्ड किए गए हैं उन लोगों के जिनको प्रोसिक्यूशन ने प्रपोज किया है एग्जामिन करने के लिए एज इट्स विटनेसेस, उनके स्टेटमेंट्स अक्यूज को दिए जाएंगे। लेकिन उस पार्ट ऑफ स्टेटमेंट्स को छोड़ करके जिनको पुलिस ऑफिसर ने रिक्वेस्ट किया है कि इन पार्ट्स ऑफ स्टेटमेंट्स को अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 173 में पुलिस ऑफिसर ने रिक्वेस्ट किया है कि इन पार्ट्स ऑफ स्टेटमेंट्स को अक्यूज को नहीं दिया जाना चाहिए, तो उन पार्ट्स ऑफ स्टेटमेंट्स को छोड़ करके वो सभी स्टेटमेंट्स जो सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 161 में रिकॉर्ड किए गए हैं वो अक्यूज को दिए जाएंगे। क्लॉज 4 में है कि जो कन्फेशन या स्टेटमेंट्स सेक्शन 164 में रिकॉर्ड किए गए हैं वो अक्यूज को दिए जाएंगे। क्लॉज 5 में है कि जो भी डॉक्यूमेंट और रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट है सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 173 में मजिस्ट्रेट को दिए गए हैं पुलिस ऑफिसर के द्वारा वो भी अक्यूज्ड को दिए जाएंगे। अब है प्रोविजो, इसमें है कि अगर मजिस्ट्रेट उन पार्ट्स ऑफ स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं जो क्लॉज 3 में मेंशन है कि सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 173 में पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करता है मजिस्ट्रेट को इन पार्ट्स ऑफ स्टेटमेंट्स को अक्यूज को नहीं दिया जाना चाहिए, तो अगर उन पार्ट्स ऑफ स्टेटमेंट्स को मजिस्ट्रेट पढ़ते हैं और उनको लगता है कि इन पार्ट्स ऑफ स्टेटमेंट्स को अक्यूज को दे दिया जाना चाहिए और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उस पार्ट ऑफ स्टेटमेंट्स को अक्यूज को देने के लिए डायरेक्ट कर देंगे और वो पार्ट्स ऑफ स्टेटमेंट्स भी अक्यूज को दे दिए जाएंगे। अब है नेक्स्ट प्रोविजन, इसमें है कि जो क्लॉज 5 में मेंशन है कि जो डॉक्यूमेंट्स है सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 173 में डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे अक्यूज्ड को, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जो वॉल्यूमिनस है, बहुत थिक है, लेंदी है, वो उस अक्यूज्ड को देने की बजाय, प्रोवाइड करवाने की बजाय मजिस्ट्रेट उस अक्यूज्ड को अलाउ कर देंगे कि या तो वो खुद से या प्लीडर के थ्रू जा करके उस डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, या तो पर्सनली या तो प्लीडर के थ्रू कोर्ट में जा करके उन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। अब एक केस है पी गोपाल कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें है कि जो डॉक्यूमेंट्स अक्यूज्ड को प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर सेक्शन 207 ऑफ सीआरपीसी में, वो जो फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेयर ट्रायल का, वो उसका एक पार्ट है। तो ये उसका एक फंडामेंटल राइट है अक्यूज्ड का, जो उसको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर सेक्शन 207 ऑफ सीआरपीसी में। और उसमें है कि मजिस्ट्रेट्स ड्यूटी अंडर सेक्शन 207 सीआरपीसी इज़ अ नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो ये जो 207 में मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज करते हैं पावर, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है और ये उनकी ड्यूटी है कि वो उनको इंश्योर करना चाहिए कि उस अक्यूज्ड को वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कि नहीं मिले हैं। अब है सेक्शन 208, सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू अक्यूज्ड इन अदर केसेस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो इसमें है कि अगर कोई केस पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी और उसमें शुरू किया गया है और उसमें जो मजिस्ट्रेट प्रोसेस इशू कर रहे हैं अंडर सेक्शन 204 में, उनको लगता है कि वो जो ऑफेंसेस है उसमें जो है कोर्ट ऑफ सेशन के पास एक्सक्लूसिव पावर है ट्रायल होल्ड करने का, तो मजिस्ट्रेट जो है बिना देरी किए हुए अक्यूज्ड को इन सभी कॉपीज़ को प्रोवाइड करवाएंगे। और जो कॉपीज़ प्रोवाइड करवाएंगे वो है क्लॉज 1 में है कि स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 200 और 202। तो जो 200 में स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए, जब मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आई तो उन्होंने
विटनेसेस और कंप्लेनेंट को एग्जामिन किया ओथ पे, या 202 में जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए उन सब की कॉपीज़ मजिस्ट्रेट अक्यूज को देंगे। क्लॉज 2 में है कि जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं 161 में या 164 में जो स्टेटमेंट्स या कन्फेशन रिकॉर्ड किए गए हैं वो सभी अक्यूज को प्रोवाइड करवाएंगे। और क्लॉज 3 इसमें है कि एनी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट ऑन विच द प्रोसिक्यूशन प्रपोजेस टू रिलाई, वो डॉक्यूमेंट्स जिन पे प्रोसिक्यूशन रिलाई करता है, उसको लगता है कि ये अक्यूज के अगेंस्ट में यूज़ किए जा सकते हैं, तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अक्यूज को प्रोवाइड करवाएंगे। अब है प्रोविजो, इसमें है कि प्रोवाइडेड दैट इफ़ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट एनी सच डॉक्यूमेंट इज वॉल्यूमिनस, ही शैल इंस्टेड ऑफ फर्निशिंग द अक्यूज्ड विद अ कॉपी देयर ऑफ डायरेक्ट दैट ही विल ओनली बी अलाउड टू इंस्पेक्ट इज इट आइदर पर्सनली और थ्रू प्लीडर इन कोर्ट। तो अगर वो सभी डॉक्यूमेंट्स जो इसमें क्लॉज 1, 2, 3 में प्रोवाइड किए जा रहे हैं अक्यूज्ड को, उन सब में से किसी में भी अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो वॉल्यूमिनस है, बहुत लेंदी है, थिक है, तो उसको जो है उसको प्रोवाइड करने की बजाय अक्यूज्ड को वो डायरेक्ट कर देंगे उस अक्यूज्ड को पर्सनली या प्लीडर के थ्रू कोर्ट में जा कर के उन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए। अब सेक्शन 209 कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय इट। तो अभी हम 208 हमने देखा, उसमें था कि जब मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि इन ऑफेंसेस में कोर्ट ऑफ सेशन के पास एक्सक्लूसिव पावर है ट्रायल होल्ड करने का, तो उन्होंने उस अक्यूज्ड को वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए। और उसके बाद क्या होगा उसके बारे में इस सेक्शन में डिस्कशन है कि व्हेन इन अ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज द अक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट एंड इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट द ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय कोर्ट ऑफ सेशन ही शैल। तो अगर कोई केस पुलिस रिपोर्ट पे या किसी और तरह से शुरू किया गया है और उसमें जब अक्यूज मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है या अपीयर होता है और उसमें मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसमें जो है कोर्ट ऑफ सेशन के पास एक्सक्लूसिव पावर है ट्रायल होल्ड करने का, तो वो क्या करेंगे, तो क्लॉज ए में है कि वो प्रोविजंस जो सेक्शन 207 और 208 में दिए गए हैं उनको कंप्लाई करते हुए उनको फॉलो करने के बाद, मतलब वो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले अक्यूज्ड को प्रोवाइड किए जाएंगे 207 या 208 जो उसमें आए उसके केस में होगा, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उस अक्यूज्ड को दिए जाएंगे। उसके बाद उस केस को कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर दिया जाएगा सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू बेल। तो जो प्रोविजंस बेल से रिलेटेड इस कोड में दिए गए हैं वो कहीं से अफेक्ट नहीं होंगे, उनको कहीं से अफेक्ट नहीं करते हुए उनके अधीन रहते हुए उस केस को कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर दिया जाएगा और उस पर्सन को कस्टडी में भेज दिया जाएगा तब तक के लिए जब तक कि वो केस जो है कमिट नहीं कर दिया जाता है। और क्लॉज बी में है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू बेल रिमांड द अक्यूज टू कस्टडी ड्यूरिंग एंड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। और इसमें है कि वो प्रोविजंस जो बेल से रिलेटेड है इस कोड में दिए गए हैं सीआरपीसी में, उनके अधीन रहते हुए उनको कहीं से अफेक्ट नहीं करते हुए उस अक्यूज्ड को कस्टडी में भेज देंगे जब तक वो ट्रायल चल रहा है, और जब तक वो ट्रायल कंक्लूड नहीं हो जाता है तब तक के लिए उस पर्सन को उस अक्यूज को कस्टडी में भेज देंगे। लेकिन जो बेल के प्रोविज़न दिए गए हैं वो कहीं से अफेक्ट नहीं होंगे उनके अधीन रहते हुए, मतलब बेल के प्रोविजंस अप्लाई होंगे उस कंडीशन में भी। जब वो अक्यूज्ड कस्टडी में भेजा जाएगा तब भी बेल के प्रोविजंस जो इस सीआरपीसी में दिए गए हैं वो प्रोविजंस अप्लाई होंगे। तो क्लॉज सी में कि सेंड टू दैट कोर्ट द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिकल्स इफ एनी विच आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन एविडेंस। तो वो सारे रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट और आर्टिकल्स जो उसमें एविडेंस की तरह प्रोड्यूस किए जाने हैं वो सब जो है उस कोर्ट को भेज दिए जाएंगे, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन को ये सब भेज दिया जाएगा। और क्लॉज डी में है कि नोटिफाई द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इस बात को नोटिफाई कर दिया जाएगा, मतलब उनको सूचना दे दी जाएगी कि ये केस जो है कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर दिया गया है, मतलब ये केस जो है कोर्ट ऑफ सेशन को भेज दिया गया है, इस बात की सूचना पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दे दी जाएगी। अब है सेक्शन 210 प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज़ अ कंप्लेंट केस एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम ऑफेंस। तो इसमें सब सेक्शन 1 में है कि अगर कोई केस पुलिस रिपोर्ट के अलावा शुरू किया गया है, इसमें है कि अगर कंप्लेंट पे शुरू किया गया है और उसके इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान मजिस्ट्रेट को ये पता चलता है कि उसमें एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है जिसमें वो इंक्वायरी और ट्रायल चला रहे हैं, तो वो अपनी प्रोसीडिंग को रोक देंगे और उस पुलिस ऑफिसर को बुलाएंगे और बोलेंगे कि उसमें रिपोर्ट दे उनको जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है।
तो सबसेक्शन 2 में है कि अगर मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट आती है अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी में, जो सबसेक्शन 1 में हमने देखा कि जब मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि ऑलरेडी एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही, तो उन्होंने अपनी इंक्वायरी ट्रायल को रोक दिया और मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मांगी उसमें। तो जब मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट मिलती है अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी में, और उसमें जब वो कॉग्निजेंस लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो अक्यूज उसमें है, जो जिसमें कॉग्निजेंस उन्होंने लिया है वो, और जो कंप्लेंट केस में अक्यूज है वो सेम है। तो उसमें जो मजिस्ट्रेट है वो इंक्वायरी और ट्रायल जो कंप्लेंट केस का है और जो रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट उनके पास आई है, उस पर एक साथ जो है वो ट्रायल होल्ड करेंगे और उसको ऐसे माना जाएगा कि वो केस जो है पुलिस रिपोर्ट पे शुरू किया गया है। अब है सबसेक्शन 3, इसमें है कि इफ़ द पुलिस रिपोर्ट डज नॉट रिलेट टू एनी अक्यूज्ड इन द कंप्लेंट केस or if the magistrate does not take cognizance of any offence on the police report, he shall proceed with inquiry or trial which was stayed by him in accordance with the provisions of this code। तो इसमें है कि अगर पुलिस रिपोर्ट उनके पास आती है और उसमें जो है वो अक्यूज़ नहीं है जो कंप्लेंट में है, या अगर पुलिस रिपोर्ट आती है और उसमें वो कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं, तो मजिस्ट्रेट उस कंडीशन में क्या करेंगे कि ही शैल प्रोसीड विद द इंक्वायरी और ट्रायल विच वाज स्टेड बाय हिम। तो वो इंक्वायरी और ट्रायल जिसको उन्होंने स्टे कर दिया था उसको वो फिर से शुरू कर देंगे, उस प्रोविज़न को फॉलो करते हुए जो प्रोविज़न सीआरपीसी में दिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।